हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। देखिए, मैंने 8th क्लास की हिस्ट्री पहले कंप्लीट करा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है 6 to 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। 8th क्लास की कंप्लीट हो गई है, आज से हम 7th की कर रहे हैं और इसके बाद जब ये 7th की कंप्लीट हो जाएगी फिर हम 6th की कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज जाकर आप सारी प्लेलिस्ट देखिए। आपको बहुत हेल्प मिलेगी किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि हजारों वर्ष में किस तरह के चेंजेस हुए भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, ये जो हमारा भारत है, ये आप मैप में देख रहे हैं, इसमें किस तरह के चेंजेस होते रहे हैं, ये चीज हम देखेंगे पिछले हजारों वर्षों में। ठीक है, तो देखिए, जब आपका चैप्टर स्टार्ट है तो चैप्टर स्टार्ट होने पर ये आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये नक्शा है, ठीक है, ये जो मैप दे रखा है भारत का, वो आज के भारत से थोड़ा डिफरेंट है ना। देखो, आज के भारत का नक्शा इस तरह का है और जो पहले नक्शा तैयार किया गया था प्राचीन, वो इस तरह का था। ठीक है, तो नक्शा में किस तरह के चेंजेस आए और किस तरह से ये ठीक मतलब इस तरह से बना, तो मतलब जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे चीजें क्या है, चेंज होती रहती हैं। ठीक है, धीरे धीरे चेंज होती रहती हैं। आगे आपके हेडिंग है नई और पुरानी शब्दावली। अब देखिए, जो शब्द होते हैं, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है, वो किस तरह से चेंज होती है। ठीक है, और किस तरह से चेंज हुई है हजारों वर्षों में। अगर आप पहले के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे तो प्राचीन भारत में, जहां हम दिल्ली के आसपास के इलाकों में या हिमालय की तरफ क्या इंग्लिश संस्कृत बोली जाती थी, क्योंकि जितने भी वेद हैं वो उत्तर भारत में ही लिखे गए हैं। ठीक है, ज्यादातर वेद कहाँ लिखे गए हैं, उत्तर भारत में, है ना। देखो, इधर हिमालय के आसपास के इलाके में, पंजाब के आसपास के इलाकों में ही, यहाँ पर ही क्या है, वेद वगैरह लिखे गए हैं। तो ज्यादातर वेद और पुराण इधर ही लिखे गए। तो पहले यहाँ की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, यहाँ की भाषा थी संस्कृत। लेकिन धीरे धीरे चेंज होता गया और संस्कृत संस्कृत जो है वो डेवलप होती गई और आज हम उसको हिंदी के रूप में बोलते हैं। ठीक है, जैसे उर्दू की भी उत्पत्ति अभी बहुत ये मुगल आए थे, मुगलों के काल में ही हुई है, मतलब अंग्रेजों के शासन से कुछ दिन पहले ही ये हुई है उर्दू की उत्पत्ति। उससे पहले क्या चलता था, फारसी और अरबी चलते थे। तो मतलब इस तरह से चेंजेस आते हैं लैंग्वेज में समय के हिसाब से। ठीक है, अगर आज आप देखें तो आज से 20 साल पहले लोग शुद्ध हिंदी बोलते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब थोड़ा थोड़ा जो हिंदी है उसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड मिक्स होते जा रहे हैं, है ना। अगर आप 10-15-20 साल पुरानी अगर हिंदी आप देखेंगे तो जब लोग बोलते थे हिंदी तो उसमें कोई भी इंग्लिश के वर्ड मिक्स नहीं करते थे। लेकिन आज अगर आप अपनी ही भाषा देखें, ठीक है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो सारे स्टूडेंट देखें कि वो किस तरह से बोल रहे हैं, तो पूरे दिन में आप 10-12 शब्द ऐसे होंगे जो इंग्लिश के होंगे और आप उन्हें बोलते हैं, जैसे ओके, थैंक यू, है ना। ये सारी चीज हमारे आम बोलचाल में आ गई है एक्चुअली। ठीक है, बट और लंच, ब्रेकफास्ट, ये सारी चीजें आप बोलने लगे हो। फाइनली मैंने गांव के लोगों को भी देखा है कि कुछ कुछ शब्द वो इंग्लिश में बोलते हैं, जबकि वो एक भी दिन स्कूल नहीं गए हैं, उनको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन जो भाषा होती है वो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से सुन के या देख के हम अपने अंदर उसको ले लेते हैं भाषा को। ठीक है, छोटा बच्चा भी इस तरह से ही सीखता है कि जो वो सुन रहा है और हमें बोलते हुए जिस तरह से देख रहा है वो उस तरह से ही अपने अंदर ले लेता है, उसी तरह की भाषा बोलेगा, है ना। तो इस तरह से ही क्या है, जो लैंग्वेज है वो दिन पे दिन चेंज आते जा रहे हैं हिंदी में भी। तो आपकी एनसीईआरटी में जो हेडिंग दी हुई है वो नई और पुरानी शब्दावली में किस तरह से चेंज हुए, मतलब पुरानी शब्दावली कैसी थी और नई कैसी है। अब देखिए, इसमें लिखा है 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया
तब उनका क्या मतलब था, हिंदुस्तान वर्ड का क्या मतलब था उस समय। ठीक है, हिंदुस्तान वर्ड उन्होंने जो यूज किया था। आज तो हम पूरे भारत को ही हिंदुस्तान बोलते हैं, इसको हम भारत भी बोलते हैं और कई लोग इसको हिंदुस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, कई लोग इसको इंडिया भी बोलते हैं। लेकिन जब उस समय इसका 13वीं शताब्दी में जब हिंदुस्तान का प्रयोग किया गया था, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, उस समय इसका मतलब था कि पंजाब, हरियाणा और यमुना के बीच, यमुना, गंगा और यमुना के बीच के इलाके। ठीक है, ये था इसका मतलब। अब देखिए इसका मतलब जो हिंदुस्तान का वर्ड का यूज किया गया था वो इतना ही था बस। ठीक है, कितना था, बस इतना, इतने एरिया को क्या है, हिंदुस्तान बोला गया था। देखो इसमें ही तो आएगा पंजाब, हरियाणा। अब देखिए पंजाब थोड़ा सा आज पाकिस्तान में भी चला गया है, थोड़ा पंजाब इधर है, थोड़ा पंजाब क्या है, पाकिस्तान में है। तो मतलब थोड़ा सा और मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ को, इसको इन्होंने बोला था हिंदुस्तान। ठीक है, लेकिन आज हम किसको बोलते हैं, हिंदुस्तान। आज हम पूरे भारत को हिंदुस्तान बोलते हैं, लेकिन कहीं भी जो दक्षिण भारत है वो हिंदुस्तान में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन आज हम दक्षिण भारत को भी मिला के, सबको मिला के हिंदुस्तान बोलते हैं। अब देखिए एक दूसरा उदाहरण आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कि 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भौगोलिक, पशु पक्षी, संस्कृति के लिए किया था। यानी कि जो बाबर ने जब 13वीं शताब्दी में इसका यूज किया गया था हिंदुस्तान का, तो इसका मतलब था इतनी भौगोलिक सीमा। ठीक है, लेकिन जब 16वीं शताब्दी में हिंदुस्तान का प्रयोग किया गया, शब्द का प्रयोग बाबर ने किया था, तो बाबर का मतलब हिंदुस्तान से था कि इस उपमहाद्वीप में जितनी भी प्रकार की भौगोलिक चीजें हैं और पशु पक्षी हैं और संस्कृति के लिए किया गया था। अब देखिए एक और उदाहरण आपकी बुक में दिया हुआ है, कि वो दिया गया है उसी तरह विदेशी शब्द। अब देखिए जो विदेशी शब्द का पहले मीनिंग क्या था, कि किसी गांव में कुछ लोग रह रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 100 लोग रह रहे हैं, उसमें से जो 10 लोग हैं वो कोई और भाषा बोलते हैं, मतलब गांव की नहीं बोलते हैं, वो कोई और भाषा बोलते हैं, उनका धर्म कुछ और है। बाकी 90 लोगों का धर्म कुछ और है और 10 लोगों का धर्म कुछ और है, उनकी भाषा भी अलग है, मतलब वो उनका रहन सहन, संस्कृति सब कुछ अलग है, लेकिन वो क्या है, एक ही गांव में रह रहे हैं। तो वो जो 100 लोग हैं वो अपने आप को एक ही मानते थे। ठीक है, लेकिन अगर कोई जो 90 व्यक्ति जो भाषा बोल रहे हैं, जिस धर्म के हैं, अगर उसी भाषा, उसी धर्म का व्यक्ति कोई दूसरे गांव से आएगा तो वो उसको विदेशी बोलेंगे। ठीक है, जबकि जो 10% लोग अन्य भाषा के रह रहे हैं वो उनको विदेशी नहीं बोलते थे। वो विदेशी किसको बोलते थे, जो दूसरे गांव से कोई भी व्यक्ति आएगा उनके गांव में, तो उसको क्या बोलेंगे, वो विदेशी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन आज विदेश का मतलब कुछ और है। आज विदेश का मतलब है कि जो हमारा भारत है, अगर भारत में कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो क्या है, देशी है, और भारत की बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो क्या हो गया, विदेशी। ठीक है, मतलब भारत की जो सीमा है, ये जो सीमा बनी हुई है पूरी भारत की, इसके बाहर से जो भी व्यक्ति एंट्री कर रहा है वो क्या है, विदेशी है। ठीक है, जबकि एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो उसको हम विदेशी नहीं बोलेंगे। लेकिन पहले विदेशी बोला जाता था अगर किसी दूसरे गांव का व्यक्ति किसी और गांव में जाता था तो उसको क्या बोलते थे, विदेशी। लेकिन आज हम नहीं बोलते हैं विदेशी। आज विदेशी का मतलब कुछ और ही है कि इस भौगोलिक सीमा के बाहर से जो व्यक्ति आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, विदेशी बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जो पुरानी शब्दावली है और जो नई शब्दावली है उसमें किस तरह के चेंज आए। ठीक है, ये हमने देखा। अब देखिए ये तो हमने देख लिया कि आम बोलचाल में किस तरह के चेंज आए, शब्दों के किस तरह से मीनिंग चेंज हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत। अब देखिए इतिहासकार किस तरह, किन स्रोतों से इतिहास लिखते हैं। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि हड़प्पा में इस तरह की चीजें थी, या हड़प्पा की संस्कृति ऐसी थी, हड़प्पा में इस तरह की चीजें मिलती थी, ये हिंदू धर्म था हड़प्पा सभ्यता का भी। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चली, तो वो हम इसमें देखेंगे। देखिए इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार आज भी सूचना इकट्ठी करने के लिए, मतलब इतिहासकार जो सूचना इकट्ठी करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, वो सिक्कों से, मतलब खुदाई वगैरह करके जो सिक्के मिलते हैं उन पर, क्योंकि सिक्कों पे जो मोहर लगी होती है
उनसे पता चलता है कि ये किस धर्म के होंगे या किस तरह की इनकी जीवन शैली होगी उन पर, क्योंकि सिक्कों पे भी कुछ चीजें, कुछ शब्द लिखे हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे जो सिक्के हैं उन पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ना। तो उससे क्या पता चलता है कि हम जो हैं वो हिंदू हैं, या फिर हमारी भाषा कहीं ना कहीं संस्कृत रही होगी, इसलिए जो सिक्के हैं उन पर संस्कृत लिखी हुई है ना। तो इस तरह से जो इतिहासकार होते हैं वो पता लगाते हैं कि यहाँ पर मतलब ये जो पुराने लोगों का पता लगाते हैं कि पुराने लोग किस तरह की भाषा को बोलते थे, किस तरह के चिन्हों का प्रयोग करते थे, है ना। और शिलाखंड, शिलाखंड होते हैं कि जो कुछ चीजें उस पर लिखी होती हैं पत्थरों पर, उनको क्या बोलते हैं, शिलालेख बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, शिलालेख। कुछ पहले कागज वगैरह ज्यादा थे नहीं, ठीक है, ताम पत्तों पे लिखा जाता है, मतलब पत्तों पे लिखा जाता था, है ना। तो कुछ राजा जो थे वो चाहते थे कि वो जो लिखवा रहे हैं कोई भी उपदेश वगैरह, कोई भी चीज वो लिखवा रहे हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक रहे। तो कई बार वो क्या करते थे कि पत्थरों पे लिखवा देते थे कि सालों तक, मतलब हजारों सालों तक ये ऐसे ही लिखा रहेगा, तो हमारा नाम क्या है, हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो कुछ लोग क्या है, शिलालेखों पे लिखवाते थे। शिला यानी कि पत्थर और लेख माने लिखा हुआ, तो शिलालेखों पे लिखा हुआ को बोलेंगे शिलालेख। शिलालेखों से स्थापत्य कला से, यानी कि जो भवन निर्माण की शैलियां थी, अलग अलग भवन निर्माण की शैलियां होती हैं। अगर आप मंदिर को देखे होंगे तो वो अलग टाइप के बने होते हैं, मस्जिद को देखे होंगे तो वो अलग टाइप की बनी होती है, जो चर्च होती है वो अलग टाइप की बनी होती है। जब अगर सारी चीज अलग अलग टाइप की होती है ना, तो इसी से हम पता लगाते हैं कि वहां पर किस धर्म के लोग रहते थे पहले। ठीक है, इतिहासकारों का क्या क्या काम होता है कि वो पता लगाते हैं कि पहले किस तरह के राजपाट चलते थे, किस तरह के लोग रहते थे, किस तरह से चीजें हुई थी, किस तरह से ये संस्कृति लुप्त हो गई। तो इतिहासकार इस तरह से पता लगाते हैं। ठीक है, तो और एक चीज इसमें दी हुई है, अभिलेखागार। अभिलेखागार क्या होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आप मान सकते हैं इसको, यानी कुछ जरूरी कानूनी कागजात जो होते हैं उसमें रखे होते हैं, या कुछ इम्पोर्टेंट बुक, है ना। यानी कि कुछ बुक्स इस तरह की हैं जो बहुत काम की हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है, या फिर आपके स्टेट की कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। ये सारी चीजें कहाँ रखी होती हैं, अभिलेखागार में रखी होती हैं। लेकिन जो पहले के अभिलेखागार होते थे उसमें क्या लिखा होता था कि पंडुलिपियां मिलती थी। पंडुलिपियां क्या होती हैं, पंडु यानी कि पत्ते, है ना। पंडुलिपियां लिखी होती थी। तो पंडुलिपियां कुछ जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उनके पत्ते भी थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो उन पत्तों पर लिखा होता था। ठीक है, और फिर उनको हर 10-20 साल बाद उनको क्या है, फिर उनको दूसरी पत्तों पे उतार दिया जाता था। ठीक है, उनकी नकल कर दी जाती थी। तो इस तरह के जो अभिलेखागार हैं उनमें पंडुलिपियां मिली हैं जो पुराने हैं, और उनसे हम पता लगाते हैं कि इतिहास किस तरह से उस टाइम पे शासन वगैरह चलता था, या लोग किस तरह से सोचते थे, क्या खाते थे पीते थे, उन पंडुलिपियों से पता चलता है। ठीक है, क्योंकि पहले कागज नहीं थे तो वो क्या पत्तों पर ही लिखते थे जो भी लिखते थे। तो अब देखिए पंडुलिपियों में भी एक समस्या है कि आप पहले 20 साल पहले किसी व्यक्ति ने कोई पंडुलिपि लिखी है, ठीक है, कोई धर्म की चीजें लिखी हैं या शासन की चीजें लिखी हैं, तो कुछ लिखा है। अब 20 साल बाद या 40 साल बाद कोई व्यक्ति उन पंडुलिपियों को दोबारा से फेयर कर रहा है, ठीक है, दोबारा से लिख रहा है उनको, क्योंकि वो कुछ समय बाद तो पत्ते गल ही जाते हैं ना, तो पत्ते खराब हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, अब कोई व्यक्ति दोबारा उनको लिख रहा है, तो उसने जो लिखा है किस सेंस में कौन से शब्द लिखे हैं, और जो दूसरा व्यक्ति उतार रहा है उसके सेंस में चेंज आ जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि आप जब अपनी कक्षा में किसी दिन आपकी एब्सेंट हो जाती है, किसी दिन आप नहीं जाते हो, तो आप क्या करते हो कि उस काम को, जो टीचर ने काम दिया है उसको किसी अपने मित्र से कॉपी करते हो, यानी उतार लेते हो कॉपी में। तो आप देखोगे कि उसने कई सारी चीजों को गलत लिखा होता है या कुछ अलग सेंस में लिखा होता है, कई बार शब्द चेंज हो जाते हैं। तो उसी तरह से जो पंडुलिपियां थी, हर बार मतलब फेयर कॉपी हुई है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि उनके अर्थ भी चेंज हो गए हैं।
तो हम केवल एक क्यास लगा सकते हैं कि इतिहास में ये सारी चीजें हुई होंगी, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, क्योंकि पांडुलिपियां बार बार चेंज होती थी। तो जो उतारने वाला है, कई बार शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, कई बार चीजें समझ में नहीं आ रही है। उसी तरह जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, वो इतनी ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज में लिखी है, उस समय जो संस्कृत चलती थी इतनी ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज में लिखी है कि कोई साधारण व्यक्ति जो संस्कृत का जानने वाला है उसको नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, वो इतनी ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज में लिखी हुई है। और देखो, लिखने में सबकी राइटिंग अलग अलग होती है, तो कई बार हमें राइटिंग भी समझ नहीं आती है कि उसने सामने वाले ने क्या लिखा है। तो पांडुलिपियों को उतारने में, फेयर करने में, और जो इतिहासकार हैं पांडुलिपियों से जो सूत्र इकट्ठे कर रहे हैं उनको इन चीजों में दिक्कत आती है, क्योंकि उनको पता नहीं चलता है एक ही चीज की दो पांडुलिपियां मिली है, कोई 20 साल पहले लिखी हुई है, कोई 20 साल बाद लिखी हुई है। तो उसमें दोनों में ही एक ही, मतलब टॉपिक एक ही है, लेकिन जो अंदर चीजें लिखी हुई हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि उतारने वाले ने क्या समझा है और उस समय लिखने वाले ने क्या समझ के लिखा था उसमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो पांडुलिपियों में ये सारी समस्या आती थी। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें दी हुई है। देखिए, मैंने सारी बुक तो नहीं उतारी है इस पे, और मुझे जितना इंपॉर्टेंट लगा मैंने उतार दिया। वैसे चैप्टर में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे कुछ लगा नहीं है। अगर आपको लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दूसरा पार्ट बना दूंगी फिर। ठीक है, इसका एक ही पार्ट आएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी नहीं लगी कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैंने सीटेट वगैरह के एग्जाम मॉडल पेपर भी पलट के देखे, तो यहाँ से ऐसा कुछ खास आया नहीं, मुझे लगा नहीं कि इसमें कुछ खास है। तो इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट है, जो कभी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने वही इस पर लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है नस्तलिक नस्तलिक लिपि। तो नस्तलिक लिपि जो थी वो क्या, बाईं ओर से लिखी जाती थी। ठीक है, कहाँ से लिखी जाती है, बाईं ओर से। आजकल हम कहाँ से लिखते हैं, दाईं ओर की तरफ से लिखते हैं। ठीक है, और वो कैसे लिखी जाती थी, धारा प्रवाह में लिखी जाती थी, मतलब इस तरह से जल्दी जल्दी। ठीक है, और एक है सिसक्त लिपि। जो सिसक्त लिपि है वो बाईं ओर से लिखी जाती थी, और वो अधिक संघन होती थी, यानी कि पास पास उसके शब्द लिखे जाते थे, और वो काफी कठिन होती थी। देखो, आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, देखो ये दो लिपियां दे रखी हैं, आप देख पा रहे होंगे इनको, ये दो लिपियां दे रखी हैं, और ये इन दोनों के ही उदाहरण है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, यानी कि पहले जो सामाजिक राजनीतिक समूह थे, अब हजारों वर्षों में उनमें क्या चेंजेस आए वो हम देखेंगे। अब देखिए 700 से 1750 तक की चीजों में किस तरह से परिवर्तन आ रहे थे, वो हम इस हेडिंग में देखेंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन आए। यानी कि पहले जो आर्थिक स्थिति थी वो क्या थी, अब तो काफी चेंज हो गई है। मतलब पहले पैसे वगैरह नहीं चलते थे, तो अब पैसे वगैरह चलते हैं। पहले वस्तु विनिमय चलता था। वस्तु विनिमय का मतलब है कि एक चीज को दे के दूसरी चीज खरीदते थे, मतलब अदला बदली कर लेते थे। कि जैसे किसी के घर में धान हुए और दूसरे व्यक्ति या उसने आलू उगाए, तो वो क्या एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, इस तरह से काम चलता था। अब क्या है, पैसे चलते हैं, तो कोई भी कुछ भी चीजें खरीद लेता है। देखो, राजनीतिक परिवर्तन, पहले राजा होते थे, ठीक है, फिर मंत्री वगैरह होते थे, तो उस तरह से शासन चलता था। अब क्या है, धीरे धीरे चेंज आते रहे, और अब सिस्टमैटिक तरीके से हमारे यहाँ प्रजातंत्र चलता है। पहले राजतंत्र चलता था, ठीक है, राजा का शासन। अब किसका शासन चलता है, अब प्रजा का शासन चलता है, प्रजातंत्र चलता है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या क्या चेंजेस आए। अब देखिए, संस्कृतियां भी चेंज होती रही हैं। पहले भारत में प्योर हिंदू रहते थे, अब बहुत सारे धर्म आ गए, 3-4-5 धर्म शायद रहते हैं भारत में। पूरे वर्ल्ड में जितने भी धर्म है, एक आदि कोई धर्म कम होगा, सारे धर्म हमारे भारत में मिलते हैं। और ये हमारे भारत की खूबसूरती है कि इतने सारे धर्म मिलजुल के प्यार से आराम से रह रहे हैं एक ही देश में। ये हमारे भारत की बहुत अच्छी खूबसूरती है। ऐसा आपको शायद ही किसी देश में देखने को मिलेगा कि इतने सारे धर्म के लोग और शांति से रह रहे हैं एक ही देश में। ठीक है, तो किस तरह के परिवर्तन आए, पहले हिंदू धर्म था, अब इतने सारे धर्म आ गए, तो चेंज आता जा रहा है ना धर्मों में भी। अब देखिए, नई तरह के
खान पान। तो पहले हमारे भारत में जो आलू है वो नहीं मिलता था। अब आजकल तो आलू सभी खाते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई घर होगा जिसके घर में आलू नहीं आते होंगे। तो आलू हमारे यहाँ की डिश नहीं है, आलू हमारे यहाँ की सब्जी नहीं है, वो क्या है, विदेश से आई है। और मक्का, चाय, कॉफी, मिर्च, ये सारी चीजें क्या है, विदेश से आई हैं। यानी कि जैसे जैसे जो व्यापारी हमारे देश में आ रहे थे तो अपने साथ कुछ चीजें रख के लाते थे, ठीक है, अपने खाने पीने के लिए, तो वहीं से ही ये चीजें आती रही, है ना। अब देखिए चाय कॉफी तो अंग्रेज लेके आए थे, हमारे यहाँ नहीं चलती थी, हमारे यहाँ तो बस दूध ही चलता था पहले। तो चाय कॉफी कौन लेके आया, अंग्रेज लेके आए, ठीक है। उसी तरह से मक्का वगैरह भी ये जैसे जैसे विदेश से व्यापारी आते रहे हैं उस तरह से वो अपने साथ कुछ कुछ चीजें लाते रहे हैं, ठीक है। अगर आप उत्तर भारत में रहने वाले हैं तो आप कुछ और डिश खाते हैं, ठीक है, लेकिन आपका खान पान अलग है। लेकिन अगर आप दक्षिण भारत में रहते हैं तो आपका खान पान अलग है। जैसे यहाँ पर सब्जी रोटी ज्यादा बनती है, ज्यादातर सभी लोगों के घर रोज सब्जी रोटी बनती है। लेकिन जो साउथ में है, दक्षिण भारत में क्या बनता है, ज्यादातर इडली, सांभर, डोसा, वहां पर ये चीज ज्यादा फेमस है, ठीक है। दिल्ली की तरफ छोले भटूरे, इस तरह की चीजें फेमस है। तो हर जगह के हिसाब से चीजें किस तरह से चेंज हुई हैं वो हम इस हेडिंग में हम देख रहे हैं। अब देखिए एक चीज और दी हुई है आपके इसमें, जाति पंचायत। देखिए जाति पंचायत क्या होती है कि पहले क्या होता था, एक गांव होता था, गांव का मुखिया होता था और उस गांव में ज्यादातर एक ही जाति के लोग रहते थे, एक ही समुदाय के लोग रहते थे और उनके लिए कुछ पार्टिकुलर नियम बने हुए होते थे और वो जो नियम बनाता था वो गांव का मुखिया बनाता था। मतलब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, समझदार सा व्यक्ति वो गांव का मुखिया होता था और उस गांव में जितने भी लोग रह रहे हैं वो ज्यादातर एक ही जाति के होते थे और उन जाति के लोगों के लिए एक नियम बनाया जाता था और जो मुखिया होता था या कोई वृद्ध आदमी या बुजुर्ग आदमी होता था वो उन जो नियम बनाए होते थे उनको फॉलो कराता था, ठीक है। तो इसी चीज को क्या बोला गया है, जाति पंचायत। लेकिन अगर आज आप देखें तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत चलता है और पूरे सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव होते हैं और चुनाव में उसको सेलेक्ट किया जाता है, जो भी चुनती है जनता गांव की। और आज वो जो भी कानून होते हैं, भारत सरकार जिनको तय करती है कानूनों को, तो वो सारे कानून क्या है, गांव में लागू कराए जाते हैं। तो हर जाति के लिए अलग अलग कानून नहीं है, सभी जातियों के लिए एक ही कानून है। तो चीजें किस तरह से चेंज हुई, पहले जाति पंचायत चलता था, अब क्या है, ग्राम पंचायत चलता है। तो इस तरह से हजारों वर्षों में धीरे धीरे ये सारी चीजें चेंज होती रही हैं। अब देखिए पर्यावास दे रखा है आपके बुक में, तो उसका क्या तात्पर्य है, उसका तात्पर्य है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। यानी कि पर्यावास का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक शैली किस तरह की है, इसका मतलब होता है पर्यावास। अब देखिए नेक्स्ट दे रखा है क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र और साम्राज्य, तो जैसे किसी भी क्षेत्र में साम्राज्य किस तरह से चेंज हुए, किस तरह से नए नए राजा आते गए और पुराने जो राजा हैं वो खत्म होते गए, तो उस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए पहले हमारे भारत में, प्राचीन भारत में अगर आप इतिहास देखेंगे तो ज्यादा सभी राजा कैसे थे, हिंदू थे, ठीक है। छोटे छोटे राजा थे लेकिन सभी राजा कैसे थे, हिंदू थे। लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में एक उदाहरण दिया हुआ है, एक मिनट मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखो सारी चीजें बोर्ड पे नहीं आ पाती हैं तो कुछ मैं लिख पाती हूँ और कुछ मैं अपने मुंह से ही बोल देती हूँ, क्योंकि इतना छोटा बोर्ड है। आपको पता है कि हिस्ट्री के चैप्टर कितने कितने लेंथी होते हैं, तो सारी चीज तो मैं बोर्ड पर नहीं लिख सकती हूँ। अब देखिए इसमें लिखा है कि गयासुद्दीन बलबन जो था वो दिल्ली का सुल्तान था और इसमें लिखा हुआ है कि एक प्रशस्ति बोलते हैं कि उस टाइम पे राजा क्या करते थे, अपनी प्रशंसा में कुछ लेख लिखवाते थे। यानी कि अगर प्रशस्ति है किसी राजा की तो उसमें क्या है, राजा की बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती थी, ठीक है। अब जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर अपनी प्रशंसा में कुछ लिखवाना चाहे तो वो अपनी मर्जी से लिखवाएगा ना, तो कई बार वो सारी चीजें क्या है, झूठ भी लिखी होती थी। जैसे साम्राज्य
उसका इतना ही है, मान लीजिए जितना मैंने सर्कल का रखा है उतना ही है, लेकिन उसने अपनी प्रशस्ति में यहाँ तक भी दिखा रखा है और नीचे तक भी दिखा रखा है, आगे तक भी दिखा रखा है। मतलब ये सारी चीजें लिखवाई जाती थी राजा की प्रशंसा में। ठीक है, तो राजा की जो प्रशंसा की चीजों को जो लिखते थे वो कई बार क्या है, झूठ भी लिख देते थे राजाओं को खुश करने के लिए। तो अगर कोई प्रशस्ति मिल रही है तो उस पर हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते कि राजा का करेक्टर वैसा ही था जैसा प्रशस्ति में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक प्रशस्ति में ये लिखा हुआ है, राजा की प्रशंसा लिखी हुई है गयासुद्दीन बलबन की, कि जो उनका राज्य था वो पूर्व में बंगाल, यानी कि यहाँ से, ठीक है, पूर्व में बंगाल से और पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक। ठीक है, पश्चिम में कहा था, अफगानिस्तान के, देखिए ये इंडिया है, यहाँ ये पाकिस्तान है और इसके ऊपर क्या है, ये इसके बराबर में सटा हुआ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का जो गजनी है, गजनी शहर है, वहां तक था। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन का साम्राज्य। और इसमें एक और दिया हुआ है, मोहम्मद तुगलक के कुछ दिखाए गए हैं कि यहाँ से यहाँ तक मोहम्मद तुगलक का शासन चलता था। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रशस्तियों में लिखी हुई हैं, तो इन पर हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ चीजें सही हो, कुछ चीजें गलत हो, क्योंकि राजा को खुश करने के लिए लोग ऐसे भी कुछ भी झूठ वगैरह भी लिख देते थे। ठीक है, राजा तो उसको इनाम देगा जो उसकी प्रशंसा करेगा और कोई अच्छी ढंग से प्रशंसा करेगा। ठीक है, तो उस तरह से चीजें लिखी हुई हैं। अब देखिए, मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज लिखी वो मैंने बोर्ड पे लिखी है, वो एग्जाम में ये वाली चीज पूछी भी जाती है कि 1318 में कवि अमीर खुसरो ने गौर किया कि भारत के हर क्षेत्र में अलग भाषा है। ठीक है, कि जो भारत है इसमें क्या है, अलग अलग लैंग्वेज का प्रयोग होता है। अब देखिए किस तरह से है वो मैं बताती हूँ। सिंधी, कश्मीर के मतलब जो सिंधु नदी के आसपास के इलाके हैं उनमें कौन सी भाषा बोली जाती थी, सिंधु बोली जाती थी। ठीक है, जो सिंधु नदी है आज कहाँ है, पाकिस्तान में है, उसका ज्यादातर जो पार्ट है वो पाकिस्तान में ही है, लेकिन जो कुछ भाग उसका हमारे देश में भी आता है। ठीक है, सिंधु नदी का। तो पहले तो पाकिस्तान भी हमारे देश में ही था, पूरा मिला के ही अगर भारत उपमहाद्वीप की बात हो रही है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही थे ना पहले। ये तो विभाजन हुआ है बाद में 1947 में। तो देखिए अमीर खुसरो ने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब जैसे देखिए सिंधु बताई कि सिंधु बोली जाती है, लाहौरी बोली जाती है, कश्मीरी, कश्मीर के आसपास के इलाकों में कश्मीरी, द्वार समुद्री, अब द्वार समुद्री कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में बोली जाती थी। तेलंगानी कहाँ पर बोली जाती थी, आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश का टुकड़े हो गए हैं दो, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बन गया है। ठीक है, और गुजरी बोली जाती थी गुजरात में, और माओवारी बोली जाती थी तमिल में। ठीक है, माओवारी कहाँ बोली जाती थी, तमिल में। और गौडी बोली जाती थी बंगाल में। गौडी कहाँ, बंगाल में बोली जाती थी। अब देखिए अवधी कहाँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भी कौन सा, पूर्वी, यानी कि जो भाग बिहार से लगा हुआ है। ठीक है, यूपी का जो भाग बिहार से लगा हुआ है वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती थी, अवधी। आज भी अवधी बोली जाती है। और हिंदी भी कहाँ बोली जाती थी, हिंदी भी बोली जाती थी दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में, यानी कि दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में कौन सी भाषा बोली जाती थी, हिंदी बोली जाती थी। तो ये सारा अमीर खुसरो ने बताया। कई बार यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि जो प्राचीन भारत है उसमें कौन से स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो ये वाली चीज मुझे इम्पोर्टेंट लगी और ये एग्जाम में पूछ ली जाती है, आप इसको देख लेना। ठीक है, एक पांडुलिपि का भी पूछ लिया जाता है कि पांडुलिपि क्या है, किस तरह के पौधे, वो किस पर लिखा जाता था, मतलब ये कागज पे लिखी जाती थी या किस तरह लिखी जाती थी। तो पांडुलिपि से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये चीज थोड़ी मुझे इंपॉर्टेंट लगी है कि पुराने और नए धर्म। तो पुराने और नए धर्म कैसे हैं, तो अगर प्राचीन भारत की हम बात करें तो प्राचीन भारत में मतलब पुराने भारत में जो धर्म था वो एक ही धर्म था, वो था हिंदू धर्म। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बीतते गए, हजारों साल बीतते गए, उसी तरह से नए नए धर्मों की एंट्री होती गई। ठीक है,
तो पहले हिंदू धर्म में भी अब पहले के हिंदू धर्म में और अब के हिंदू धर्म में बहुत सारी चेंजेस आए हैं। तो पहले का जो हिंदू धर्म था वो मूर्ति पूजा नहीं करता था, ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं होती थी पहले, ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। जो मूर्ति पूजा है वो आज लगभग सभी देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर आज हम पूजा करते हैं। तो पहले क्या है, मूर्ति पूजा नहीं थी। और ऊपर से जो पहले जो देवी देवता थे, जैसे ऋग्वैदिक काल में बताया गया है, तो ऋग्वैदिक काल में जो आज हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो वाले देवी देवता नहीं थे। पहले कौन से थे, इंद्र देवता का जिक्र हुआ है ऋग्वैदिक काल में, मतलब ऋग्वैदिक धर्म उसमें ग्रंथ में। तो ऋग्वेद में एक अग्नि है और इंद्र है और सोम, शायद सोम भी है, सोम भगवान, और वायु है, मतलब इस तरह के भगवान थे। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहां पर एक पशुपति की मूर्ति मिली है, तो वहां अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां पर पशुपति नाथ की पूजा होती थी, ठीक है। लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज हिंदू धर्म में किसकी पूजा होती है, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, और सीता माता की, राधा माता की, और नवरात्रों में पूजा होती है अलग अलग देवी, मतलब अलग अलग देवियों की 8 देवियां मानते हैं, ठीक है। तो गौरी की पूजा होती है, गौरी माता की। तो आज जो है दुर्गा माता की, काली माता की। तो आज कितने चेंजेस आ गए हैं हजारों सालों में, कि हजारों साल पहले हिंदू धर्म में अलग देवी देवताओं की पूजा होती थी और अब अलग। तो पहले जो मूर्ति पूजा नहीं थी, भगवान को निराकार माना गया था, लेकिन आज हम हर देवी देवता की क्या है, मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं। तो ये सारी चीज थी पहले। अब देखिए, पहले जो भारत था उसमें केवल और केवल एक ही धर्म था, हिंदू धर्म था। लेकिन अभी अगर आप देखें तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अभी भारत में 6-7 धर्म है, शायद, मुझे पक्का पता नहीं है, 6-7 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और ये यहूदी भी हैं, कुछ क्रिश्चियन भी हैं। तो बहुत सारे धर्म हैं अभी भारत में। लेकिन अगर प्राचीन भारत की बात करें तो केवल हिंदू ही था। तो किस तरह से धीरे धीरे चेंज आए और धर्मों की संख्या हमारे भारत में बढ़ती रही। तो उसी तरह से 7वीं शताब्दी में हमारे यहाँ पे जो अप्रवासी लोग थे, जो विदेशी लोग थे, जो विदेशी व्यापारी थे, उनके जरिए क्या आया, मुस्लिम धर्म आया। कब आया, 7वीं शताब्दी में, ठीक है। आप ध्यान रखना कब आया, 7वीं शताब्दी में जो मुस्लिम धर्म है वो भारत आया था। अब देखिए, मुस्लिम धर्म में एक उनकी धर्म बुक है, उसका नाम है कुरान शरीफ, ठीक है। कुरान शरीफ का संदेश भारत में 7वीं सदी में व्यापार और अप्रवासी के जरिए पहुंचा। यह मुस्लिम का धर्म ग्रंथ है, ठीक है। ये मुस्लिम का क्या है, धर्म ग्रंथ है। जिस तरह से हमारे यहाँ वेद माने जाते हैं, रामायण मानी जाती है, महाभारत मानी जाती है, उसी तरह से इनके यहाँ क्या है, कुरान शरीफ को माना जाता है, ठीक है। तो इस्लाम केवल एक ईश्वर या अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, ठीक है। उनके यहाँ मतलब बहुत सारे अलग अलग देवी देवता नहीं है। जैसे हमारे यहाँ 64 करोड़ देवी देवता हैं, इनके यहाँ 64 करोड़ नहीं है। इनके यहाँ केवल एक ही है, अल्लाह को ही अपनी सत्ता स्वीकार करते हैं। इस्लाम के धर्म शास्त्री और न्याय शास्त्री किसको संरक्षण देते हैं, उल्मा को। और जो उल्मा होते हैं वो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो मदरसों में जो धर्मगुरु होते हैं उनको हम उल्मा बोल सकते हैं। और ये क्या है, जो मुस्लिम धर्म में जो नियम है और जो पुरानी चीजें हैं वो क्या है, वो बच्चों को देते हैं और जो धर्म है उसको सिस्टमेटिक तरीके से चलाते हैं। आपने सुना होगा न्यूज में कई बार जो फतवे जारी करते हैं वो उल्मा ही जारी करते हैं फतवे। तो ये उल्मा ही जारी करते हैं फतवे। और जो उल्मा होते हैं ये वकील भी हो सकते हैं, क्योंकि वकील भी क्या है, एक तरह से कानून की बहस करता है किसी भी तरह के। तो ये इस्लाम के जो कानून है उनकी बहस करते हैं उल्मा। और उल्मा जो होते हैं वो शिक्षक भी हो सकते हैं और धर्मगुरु भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सारा पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि जो मस्जिद में जो धर्मगुरु होते हैं, क्योंकि वो नमाज भी पढ़ते हैं
तो एक तरह से वो धर्म गुरु भी होते हैं, धर्म की बातें भी करते हैं। और वो मैंने देखा है मस्जिद में कुछ बच्चे भी पढ़ते हैं, मदरसों में और मस्जिदों में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, तो मुझे लगा कि शायद इनको ही उलमा बोलते होंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है मुस्लिम धर्म के बारे में। जैसा मैंने एनसीईआरटी को देख के पढ़ के देखा है, तो मुझे ऐसा ही लगा है कि इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए, उलमा शरीयत के नियमों को लागू कराते हैं और फतवे भी कौन जारी करते हैं? उलमा ही जारी करते हैं। इस्लाम की दो शाखा है, एक शिया है और दूसरी सुन्नी है। देखो, जो शिया है वो पैगंबर साहब के जो दामाद थे वो उनको मानते हैं, शिया। ठीक है, और सुन्नी का मतलब होता है, मतलब सुन के, मतलब बाद में जो मुस्लिम धर्म जिन्होंने अपनाया उनको हम सुन्नी बोलेंगे। तो जो सुन्नी है वो खलीफा को अंतिम सत्ता, मतलब खलीफा को मानते हैं। तो जो शिया है वो किसको मानते हैं? वो पैगंबर साहब के दामाद को मानते हैं। और जो सुन्नी है वो खलीफा को मानते हैं। ठीक है, क्योंकि खलीफा ने उनको मुसलमानों में कन्वर्ट कराया है। क्योंकि मुसलमान जो है, वो जितने भी मुसलमान हैं वो कहीं किसी ना किसी दूसरे धर्म के हैं और बाद में उनको कन्वर्ट किया गया है ना। जैसे हिंदू धर्म है, वो बिल्कुल एकदम पुराना ही है, उसकी कोई ना डेट है ना कुछ है। मतलब अगर आज भी कहीं भी खुदाई होती है तो कहीं ना कहीं साक्ष्य मिलते हैं हिंदू धर्म के। हिंदू धर्म की देवी देवताओं की मूर्ति मिलती है या कुछ इस तरह से प्रतीक या चिन्ह मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ की जो संस्कृति थी वो पहले हिंदू धर्म की थी। लेकिन जो मुस्लिम धर्म है ये 7वीं शताब्दी में आया था, और जितने भी लोग मुसलमान हैं वो किसी दूसरे धर्म के हैं और वो कन्वर्जन के द्वारा मुसलमान बने हैं। ठीक है, अब देखिए, जो इस्लाम धर्म है उसमें 2 न्याय सिद्धांत की बुक है, उनका नाम है हनफी और सनफी। ठीक है, हनफी और सफी 2 क्या है? धर्म बुक है। अब देखिए, आगे आपकी जो हेडिंग है वो है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार कीजिए। यानी कि समय और जो इतिहास है वो किस तरह से चेंज होता रहता है। ठीक है, इतिहास को लिखने का तरीका किस तरह से चेंज होता है वो इस हेडिंग में हम देखेंगे। तो हमने देखा कि जो अंग्रेज थे उन्होंने किस तरह से भारत के इतिहास को डिवाइड किया था। तो अंग्रेज इतिहासकारों ने डिवाइड किया था कि पहले हिंदुओं का शासन चलता था, हिंदू, फिर मुस्लिम आए थे तो मुस्लिमों का शासन चला था, मुस्लिम, और बाद में ब्रिटिश में विभाजित किया है। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने इस चीज को पूरी तरह से नकारा है और इन्होंने अपने इतिहास को किस तरह से लिखा है? इन्होंने लिखा है प्राचीन, यानी कि पहले हिंदू राजा थे। प्राचीन भारत में हमने हिंदू राजा ही पढ़े थे, और उसके बाद हमने मध्य भारत देखा। तो मध्य भारत में कौन थे? मध्य भारत में थे मुस्लिमों ने हमारे ऊपर शासन किया, और आधुनिक भारत में कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, तो आधुनिक भारत को इसलिए ब्रिटिश काल को इसलिए आधुनिक भारत बोला गया है, क्योंकि जो मुस्लिमों का काल था, जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने बहुत ज्यादा विकास नहीं किया। जैसे हमारे प्राचीन भारत में देखेंगे तो अगर आप धर्म के ग्रंथों को या बुक को पढ़ेंगे, बहुत सारे बुक्स को पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर हर चीज में रिसर्च चल रही थी। ठीक है, धर्म की भी रिसर्च चल रही थी, और जो आयुर्वेद है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। उस समय लगभग सारी बीमारियों का उपाय होता था, योग भी चलता था पहले। ठीक है, ये पुरानी ही चीजें हैं योग वगैरह। और हमारे यहाँ पे खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, और अंतरिक्ष के बारे में भी काफी नॉलेज थी हमारे यहाँ के लोगों को। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पहले से थी। लेकिन जब मध्य काल आया है, यानी कि मुस्लिमों का शासन आया, तो उस समय ये सारी चीजों को खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। उनको ऐसा लगता था कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो हिंदुओं की लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज की लिखी हुई चीज हम कोई भी नहीं मानेंगे, ना हम पढ़ेंगे, क्योंकि उससे उनको ऐसा लगता था कि उनका जो मुस्लिम धर्म है वो खराब हो जाएगा। तो उन्होंने सारी बुकों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और जो जितने भी आक्रमणकारी बाहर से आते थे, मुस्लिम जो होते थे, वो सबसे पहले जो धर्म ग्रंथ की बुक होती थी या विश्वविद्यालय होते थे, उनके विश्वविद्यालयों को जला दिया जाता था। ठीक है, और पूरी तरह से उनको नष्ट कर दिया जाता था, ताकि जो हिंदू धर्म है वो आगे ना बढ़े। ठीक है, लेकिन जो आधुनिक भारत में क्या है, इन्होंने हमारा विकास किया,
है ना, भारत का विकास किया, जैसे रेल लेके आए और बहुत सारी चीजों में विकास करा, ऑफिसेज बनाए और सारी चीज क्या है सिस्टमेटिक तरीके से ये चला रहे थे। लेकिन ये हमारा शोषण कर रहे थे, इसलिए ब्रिटिशर्स बेकार थे। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी जो गलत चीज थी, ये भारतीयों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे या भारतीयों का शोषण कर रहे थे। तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा, हमने इस पूरे चैप्टर में देखा कि जो हजारों वर्ष है उसमें किस तरह के चेंजेस आए धीरे धीरे। ठीक है, आई होप आपको ये मेरा समझाया हुआ पसंद आया हो। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगी हो, या मैं माफी चाहती हूँ कि मुस्लिम धर्म के बारे में अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। जैसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डिट्टो मैंने वैसा ही आपको बता दिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। जैसा एनसीईआरटी में लिखा है मैंने वैसा ही आपको बता दिया है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 to 10 तक की, ठीक है, उनके साथ इस चैनल को प्लीज शेयर कीजिए, इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।